गुड मॉर्निंग सभी को। ए टू जेड क्लासेस में आपका भरपूर स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री, आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और केमिस्ट्री में आज हम लोग एनसीईआरटी कंटेंट 2.3 देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस बात को आप समझ लीजिए कि जब तक कि कोरोना पीरियड चल रहा है तब तक कि आपको ऑनलाइन ही क्लास करना पड़ेगा। और ऑनलाइन के क्लास में यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, या नहीं तो फिर व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो फिर आप कॉल कीजिए, आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2.3 सोलबिलिटी। एकदम धीरे धीरे समझिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए। स्पीड में पढ़ने के चक्कर में आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री इजी नहीं है 12th क्लास का। इसलिए एकदम एक एक लाइन पर आप फोकस बनाइए। और एक पैराग्राफ जब आप लिखते हैं, ठीक है, स्पेशली जो वीडियो को देख रहे हैं डेली, उनको बताते हैं कि एक एक पैरा जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें की पॉइंट को आप कलेक्शन कीजिए कि इसमें की पॉइंट क्या है और हमें की पॉइंट से उस सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करना है, इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो आइए सोलबिलिटी पहले जानते हैं कि सोलबिलिटी होता क्या है। ठीक है, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम आपको बताए थे कि सॉल्यूट का कितना मात्रा होगा, सॉल्यूट का कितना मात्रा होगा एक सॉल्यूशन में। ठीक है, एनी सॉल्यूशन में वो कहलाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब बात हो रही थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड में जहाँ पर आपका सॉल्यूट की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, और सॉल्यूट की मात्रा जहाँ पर कम था, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आज आइए बात करते हैं सोलबिलिटी क्या होता है। हिंदी में इसको विलयता कहते हैं। मतलब कि अगर की पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें और एक शॉर्ट में बात करें डेफिनेशन का कि सोलबिलिटी होता क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूट को जो डिजॉल्व होने का जो कैपेसिटी होता है इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का डिजॉल्व होने का किसी भी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर जो डिजॉल्व होने का जो कैपेसिटी होता है, उसमें जो क्षमता होती है, उसी को बोला जाता है सोलबिलिटी। अब मैं एक क्लास का एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक जैसे क्लास है, एक क्लासरूम है, जैसे मान लो कि हम ही लोग का क्लासरूम है और इस क्लासरूम में 30 बेंच लगे हुए हैं, 30 बेंच लगे हुए हैं। और हमने ये बताया, हमने रिकमेंड कर दिया है पहले ही कि एक बेंच पर एक विद्यार्थी बैठेंगे। ठीक है, एक बेंच पर सिर्फ एक विद्यार्थी बैठेंगे, एक स्टूडेंट बैठेंगे। तो आप बताओ कि 30 स्टूडेंट तो बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बहुत पतले साइज का हैं, जो पतले हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि सर हम एक बेंच पर 2 भी एडजस्ट कर लेंगे, एक बेंच पर हम 2 भी बैठ सकते हैं। तो उस स्थिति में बताओ बैठने का जो टेंडेंसी है इन क्लासरूम बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। तो ये डिपेंड जो है एक क्लासरूम नहीं कर रहा है, उसका जो कैपेसिटी बैठने का जो बढ़ रहा है, दम एक्सेलरेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं सोलबिलिटी से, आप समझिएगा। तो जो बैठने का जो कैपेसिटी है एक क्लासरूम क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्लासरूम नहीं बता रहा है, ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है स्टूडेंट। कौन बता रहा है, स्टूडेंट। तो एक के सॉल्यूशन में कितना सब्सटेंसेस डिजॉल्व होगा वो कौन बता रहा है, सॉल्यूट बता रहा है। तो एक सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा कंप्लीटली तौर पे, उसी को बोलते हैं हम लोग सोलबिलिटी। क्या बोलेंगे, सोलबिलिटी। अच्छा से समझिएगा। अगर हिंदी में मैं बात करूं, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में बस बोला जाता है किसी भी पदार्थ की घुलने की क्षमता को या विलय पदार्थ की घुलने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयता कहते हैं। तो सोलबिलिटी मतलब कि डिजॉल्व होने का जो कैपेसिटी है एक कंप्लीटली तौर पे टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसी को बोला जाता है सोलबिलिटी। अब देखिए सोलबिलिटी पर इफेक्ट डालने वाले कारक भी हैं, इफेक्ट फैक्टर भी हैं बहुत सारे, ठीक है, या सोलबिलिटी डिपेंड किस पर करेगा। तो अभी मैं आपको ये बताया कि सोलबिलिटी क्या है। तो एक सॉल्यूट का डिजॉल्व होने का जो कैपेसिटी है इन एनी सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो डिपेंड ये करेगा, सोलबिलिटी डिपेंड किस पे करेगा बताओ। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट पर करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर करेगा कि वो किस नेचर का सॉल्यूट है, पहला बात।
दूसरा बात कि घुलने की क्षमता हो रही है ना, यहाँ पे डिजोल्व होने का कैपेसिटी की बात हो रही है इन एनी सॉल्यूशन। तो उसमें अब घुलाता कौन है भाई, डिजोल्व कौन कराता है बताइए आप। तो डिजोल्व कराता है सॉल्वेंट, या जिसका लार्जर अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका लेजर अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा बात आता है कि किस टेम्परेचर पर ए प्रोसेस हो रहा है, किस टेम्परेचर पर ए प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर। और चौथा आता है प्रेशर। तो प्रेशर तो यहां पर प्रेशर पर तो डिपेंड सॉल्युबिलिटी नहीं करता है। कारण यह है कि जो सॉलिड होता है उसको आप प्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो ये सॉलिड है, सॉलिड को आप प्रेस नहीं कर सकते हैं और ना ही आप लिक्विड को कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का तो यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का ज़्यादा रोल है और सॉल्यूट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट का ज़्यादा रोल है यहाँ पर, और सॉल्वेंट का भी है। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं फ्लैशबैक में आपको जाकर थोड़ा सा समझाऊं कि पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पोलर मैं आपको क्लासरूम ऑफ क्लासरूम जब चल रहा था तो वहाँ पर भी मैं आपको बताया था कि पोलर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को मैं दो तरीक़ा से बताया था कि जिसमें पोल का निर्माण होता है, जिसमें पोल का निर्माण होता है, ठीक है, या जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कुछ डिफरेंसेस देखा जाए, मतलब कि कंप्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ना हो, कंप्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ना हो, तो उसे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, जब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग, पिछला चैप्टर सॉलिड स्टेट था, तो वहाँ पर हमने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, वहाँ पर हमने देखा था। तो नॉन पोलर जो होते हैं उसमें कंप्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कंप्लीट हो जाता है, उसे हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें पोल का निर्माण नहीं होता है, जिसमें पोल का निर्माण नहीं होता है उसे हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि अगर H2O की हम लोग बात करते हैं, एक्वस सॉल्वेंट है या एल्सो नोन एज एक्वस सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग H2O को। अगर H2O सॉलिड के रूप में होगा तो आप समझ लो कि आइस के रूप में होगा। अब H2O की अगर बात आती है कि H2O किस प्रकार का सॉलिड है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बाउंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे देखने से पता चल रहा है कि पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो पोलर है तो भाई पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इन H2O प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट बिकॉज एटॉमिक नंबर लेस देन 10, मतलब कि 10 से कम यहाँ पे परमाणु संख्या है इसमें, ठीक है। तो 10 से एटॉमिक नंबर कम होगा तो उसे हम लोग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट बोलते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक फ्रेज जैसा है लाइक डिजोल्व लाइक, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। समान समान को घोलता है, कहने का मतलब ये हुआ समान समान को घोलता है, मतलब ये हुआ कि लोहा लोहा को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, मतलब ऐसे एक फ्रेज जैसा आपको याद रखना है कि समान समान को घोलता है, मतलब जो पोलर होगा पोलर में डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। और आज के क्लास में हम यहाँ पर डिजोल्यूशंस के बारे में देखने वाले हैं और सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी जानने वाले हैं, जो 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। और फिर हम लोग देखने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पर जो इफेक्ट डालने वाले फैक्टर जो हैं, जैसे टेम्परेचर है और प्रेशर है, इसके बारे में भी आज ही के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। कंप्लीटली तौर पे 2.3 सॉल्युबिलिटी स्टार्ट हो रहा है और 2.3.1 आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 2.3.2 होगा, ठीक है। चूंकि एक दिन में हम दो कंटेंट नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो आपको दिमाग से बाहर जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो मैं आज जो आपको समझाया अभी वही सारी बात यहां पर मैंने लिख दिया है। अब एक एक करके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कंटेंट को समझते हैं। आइए
तो इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी आप लिख सकते हैं, देन कैन बी डिजॉल्व्ड कंप्लीटली इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, मतलब कि कंप्लीटली, देखो डिजॉल्व्ड कंप्लीटली इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट का एक कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाना किसमें, सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 200 ग्राम शुगर ए 1 लीटर वाटर में पूरी तरीका से डिजॉल्व हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? यदि जिसको क्लियर नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं, दूसरे वीडियो का भी आप सहायता ले सकते हैं। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, आप मेरे ही वीडियो से लॉकडाउन में पढ़िए। अच्छा, हम अपने वीडियो देखने के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि जो ऑफ क्लासरूम में जो हमसे पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा हमसे वो वीडियो देखेंगे। तो एक बार मैं वीडियो को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। चलो भाई ठीक है, आइए देखते हैं 200 ग्राम शुगर जो है 1 लीटर वाटर में जो है पूरी तरीका से डिजॉल्व हो गया, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। आइए अब डिपेंड्स किन किन बातों पर करता है इसके बारे में चर्चा कर ले। तो डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, मतलब कि किस टाइप का सॉल्यूट होगा, किस नेचर का सॉल्यूट होगा, ठीक है, मतलब पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब किस टाइप का यहां पर सॉल्वेंट होगा, उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कितना होगा, सॉल्युबिलिटी होगा या नहीं होगा। उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और फिर प्रेशर पर। तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे लिखने के लिए डिपेंड्स ऑन, ठीक है, फैक्टर केवल लिखने के लिए आता है सॉल्युबिलिटी का, तो आप केवल फैक्टर का नाम लिखेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? आइए अब आगे के चलकर कंटेंट में इन 4 टॉपिक जो आपके सामने है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस सभी बातों को एनालिसिस आगे के कंटेंट में किया गया है। अब आइए बात करते हैं 2.3.1 का कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। देखिए सॉलिड का अब सॉल्युबिलिटी हम लोग चेक करने वाले हैं इन ए लिक्विड, एकदम टॉपिक को समझिए। 2.3.1 क्या कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, मतलब कि सॉलिड का सॉल्युबिलिटी किसमें हमको चेक करना है, इन अ लिक्विड। आइए बात करते हैं, अगर सॉल्ट को आप डिजोल्व कराओगे वाटर में, सॉल्ट को यदि आप डिजोल्व कराओगे क्या, वाटर में, यहां पर देखिए सॉलिड इन अ लिक्विड, अच्छा से कंटेंट को पहले समझ लेना है। सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड इन अ लिक्विड, तो सॉलिड क्या हो गया भाई, तो सॉल्ट हो गया। जैसे मान लो कि NaCl, तो NaCl क्या है, सॉलिड है। तो सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, तो डिजॉल्व होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, तो यहां मैंने टिक मार दिया। अगर मैं बात करूं कि नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन का जो गोली होता है जो मार्केट में मिलता है, इन वाटर डिजॉल्व होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, एक घुलता ही नहीं है। आप मार्केट से नेफ्थलीन के गोली लाइए और वाटर में आप डालिए, ये डिजॉल्व नहीं होगा। और डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। नेफ्थलीन इन वाटर डिजॉल्व नहीं होगा। फिर कह रहा है कि सॉल्ट इन बेंजीन, ये भी डिजॉल्व नहीं होगा। अब मैं इसका बिकॉज दूंगा, इसका कारण दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखो सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, तो अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, थोड़ा सा मैं कारण देते चलूं कि अगर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर यहां पर डिजॉल्व हो रहा है, तो इसका कारण यह है कि सॉल्ट भी यहां पर पोलर है, सॉल्ट भी पोलर कंपोनेंट है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, और यहां पर वाटर भी जो है वो पोलर है। तो मैं अभी क्या बताया, समान समान को घोलता है। अभी मैं आगे इस कंटेंट की चर्चा कर रहा हूं। उसी प्रकार से सॉल्ट इन बेंजीन, तो सॉल्ट जो है वो बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है, बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है। कारण है कि सॉल्ट भाई पोलर है और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। तो यहां तो फिर फेल हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, समान समान को घोलता है, ठीक है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक्स,
तो ये तो कॉन्सेप्ट ही फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सॉल्ट इन बेंजीन डिजोल्व नहीं होगा। और नेफ्थलीन डिजोल्व बेंजीन, तो नेफ्थलीन जो है वो सॉलिड है, नेफ्थलीन क्या है, सॉलिड है, और डिजोल्व बेंजीन, ठीक है, तो ये आपका इसमें डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं यहां पर लाइक डिजोल्व लाइक्स, ये चारों में ये चार जो कंटेंट आपके सामने है, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, नेफ्थलीन इन वाटर, सॉल्ट इन बेंजीन, नेफ्थलीन डिजोल्व बेंजीन। तो इसमें देखो भाई, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर ये तो सही है, और नेफ्थलीन डिजोल्व इन बेंजीन ये भी सही है, नेफ्थलीन इन वाटर एक गलत है, और सॉल्ट इन बेंजीन ये भी गलत है। तो अब एक गलत क्यों है और ये दो जो सही है ये सही क्यों है, अब इसकी चर्चा हम इस कंटेंट के माध्यम से लेने वाले हैं। क्लियर है। अरे वीडियो समझ में आ रहा है तो कम से कम लाइक तो कर सकते हैं ना, कमेंट तो आप कर नहीं सकते हैं। कमेंट तो आप सॉन्ग जब आप सुनते होंगे या स्टेटस देखते होंगे किसी का, तो वहां पर आप कमेंट लिखिएगा वेरी नाइस फुल वीडियो या वेरी नाइस अमेजम, ठीक है, तरह तरह का आप कमेंट दीजिएगा। लेकिन यदि वीडियो को समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, ताकि मैं करेक्शन करूंगा कि वीडियो में कहां पर मिस्टेक हो रहा है। आइए बात करते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब इसका हिंदी ये हुआ समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। तो देखो भाई, पोलर सॉल्यूट जो होंगे, मतलब कि पोलर कंपाउंड जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे। सॉल्यूट किस में डिजोल्व होगा भाई, तो सॉल्वेंट में होगा, इसी को तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं। देखो भाई, सॉल्यूट किस में डिजोल्व होगा, सॉल्वेंट में। अब इसलिए डिजोल्व होगा क्योंकि ये लार्जर अमाउंट में सॉल्वेंट होता है और लेजर अमाउंट में क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो यदि पोलर सॉल्यूट जो है वो किस में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। आप याद रखिएगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक पर एक कॉन्सेप्ट आधारित है। तो पोलर किस में जाएगा, पोलर के साथ जाएगा, और नॉन पोलर किसके साथ जाएगा, तो नॉन पोलर के साथ जाएगा। तो पोलर सॉल्यूट जो है किस में डिजोल्व होगा, तो पोलर सॉल्वेंट में होगा। तो मैं यहां पर पोलर एक एग्जांपल लिया हूं, पोलर सॉल्यूट NaCl, NaCl एक एग्जांपल लिया हूं, सॉल्ट। तो NaCl पोलर है भाई, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस है, कंप्लीटली तौर पे पोल का निर्माण कर रहा है। क्यों पोल का निर्माण करता है भाई, देख लो। अब इधर मैं मिटा देता हूं थोड़ा, और इधर मिटा के मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। देखो ध्यान से, अगर Na की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 तो 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब भाई देखो यहां पर Na और Cl, यहां पर देखो 2 2 4 2 6 और 1 7, और एक यहां एक्स्ट्रा होता है, तो एक इसको दे दिया, तो Na पर प्लस आ गया, ठीक है, और Cl पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये प्लस माइनस मिलकर एक पोल का निर्माण करते हैं, यहां पर एक पोल बन जाता है, ठीक है। ये क्या बनता है, पोल। देखिए पोल दिखाई दे रहा है ना, ये बीच में प्लस माइनस मिलकर एक क्या कर लेते हैं, पोल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करेंगे, पोल का। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यदि किसी प्रकार का आपको डिफरेंस देखने को मिले, तो उस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि ये आपका पोलर कंपोनेंट है। क्या बोल सकते हैं, पोलर। ये नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जो शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो शेयरिंग होता है वो एक समान रूप से नहीं होता है, मतलब कि इक्वल रूप से नहीं होता है। क्योंकि जो शेयरिंग है, यहां पर देखिए भाई, सोडियम तो एक ही दिया, ठीक है, और यहां पर एक ये लिया है, इसके साथ शेयरिंग नहीं किया है, इसके साथ साझेदारी नहीं किया। साझेदारी कब होता, जब Cl2 हम लिखते हैं यहां पर, तो Cl देखो 2 2 4 2 6, और यहां पे 2 2 2 2 2, देखो इसको बोलते हैं शेयरिंग, इस टाइप से। तो यहां पर किसी प्रकार का पोल का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर पोल का निर्माण हो रहा है। अगर मैं H2O को अगर एग्जाम्पल लूं, H2O का भी अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, तो O देखो यहां पर O है, और यहां पर देखो H है, और यहां पर भी H है, तो एक H इसको दे दिया, एक ऐसे हो गया। तो ये प्लस और प्लस देखो यहां पर आ गए,
और ये आपका माइनस। तो यहां पर भी एक पोल का निर्माण होता है। तो पोल का जहां पर फॉर्मेशन हो जाए उसे हम लोग पोलर कंपोनेंट बोलते हैं, या जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इक्वल रूप से नहीं होता है उसे भी हम लोग पोलर बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? नॉन पोलर होता है। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए आइए देखते हैं। तो Na मतलब NaCl क्या हो गया भाई? तो पोलर हो गया, ठीक है। और H2O भी पोलर ही है, लेकिन H2O यहाँ किस रोल में है भाई? तो सॉल्वेंट के रोल में है। तो अब पहले पोलर और नॉन पोलर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ तो सिर्फ आपको जानना है कि पोलर जो होगा वो पोलर में डिजोल्व होगा, तो पोलर सॉल्यूट किस में डिजोल्व हो गया? तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गया। अब नॉन पोलर की अगर मैं बात करूं कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो किस में डिजोल्व होंगे? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे। तो यहां पर जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन जो है वो क्या है? नेफ्थलीन, ठीक है। तो नेफ्थलीन है आपका नॉन पोलर सॉल्यूट, और यहां पर बेंजीन क्या है? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक मैं आयोडीन की बात कर लेता हूं, यहां पर आयोडीन की बात कर लेता हूं, यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लेता हूं। देखो भाई, तो ये जो आयोडीन है वो आपका क्या है? तो नॉन पोलर सॉल्यूट के रोल में है, और यहां CCl4 जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के रोल में है। मतलब ये हुआ कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये हुआ कि पोलर कंपोनेंट पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में जाएगा, डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। बस आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डिजोल्यूशंस क्या होता है। तो एक फेनोमेना है, देखिए, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट, मतलब कि आप एक सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को आप मिलाते हो, या एक सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूट को मिलाते हो, तो इट्स कंसेंट्रेटेड स्टार्ट इंक्रीजिंग, मतलब कि कंसेंट्रेशन जो है उसका बढ़ेगा ही। तो स्वाभाविक है भाई, एक सॉल्यूशन में आप यदि सॉल्यूट को मिलाते हैं, एक सॉल्वेंट में यदि आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा? तो उसका कंसेंट्रेशन तो स्वाभाविक है बढ़ेगा। तो ये जो घटना होता है, ये जो फेनोमेना होता है, देखो भाई एक बार फिर से पढ़ो। व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट इट्स कंसेंट्रेशन स्टार्ट इंक्रीजिंग, मतलब कि उस बढ़ने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो इस टर्म को ही बोला जाता है डिजोल्यूशंस, ठीक है, डिजोल्यूशंस। क्लियर है? तो आइए अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब आप समझ लो, थोड़ा सा हिंदी इसका समझ लो, संतृप्त होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? संतृप्त, मतलब कि और नहीं। आप जैसे कहीं पर पार्टी वगैरह में जाते हो तो वहां पर आप जब मतलब खाना वाना खा लेते हो आप, ठीक है, मैंने पूरा जैसे फुल हो जाता है आपका, ठीक है, जो भी बॉडी है। तो अब जैसे ही मतलब कोई अनदर पर्सन आके आपको कुछ बोलता है कि और चाहिए, तो आप बोलते हैं नहीं, ठीक है, नहीं मतलब और नहीं। तो और नहीं मतलब इसका अगर कनेक्शन इन केमिस्ट्री में करें तो मतलब कि और किसी भी सब्सटेंस को आप डिजोल्व नहीं करा सकते हो, और किसी सब्सटेंस को आप डिजोल्व नहीं करा सकते हो। अच्छा, यहां पर एक अगर एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी टाइटल दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बता दूं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, यदि आप किसी भी एक सॉल्वेंट में NaCl आप मिला रहे हो, ठीक है, तो पूरी तरीके से डिजोल्व हो गया, और फिर यदि आप NaCl का एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर से डाल रहे हो उसी सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? वो नीचे आकर बैठ जाएगा, वो नीचे आकर बैठेगा, या पहले से जो डिजोल्व हो गया है वह पुनः आ जाएगा, ठीक है, पुनः पहले से जो डिजोल्व हो चुका है वो आकर नीचे बैठेगा। आप समझिए थोड़ा बात को। अब एक सॉल्यूशन में मैं क्या किया हूं कि सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट NaCl और H2O सॉल्वेंट को मिलाकर एक सॉल्यूशन हमने तैयार कर दिया, और फिर उस सॉल्यूशन में हम एक सॉल्ट डाल रहे हैं, अलग से डाल रहे हैं, तो अब वो डिजोल्व नहीं होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, और वो क्या होगा कि नीचे आकर बैठ जाएगा। तो अब नीचे आकर कौन सा पार्टिकल्स बैठेगा? जो आपने बाद में डाला है वो, या पहले से जो डिजोल्व हो गया है वो?
तो जो पहले से डिजोल्व हो चुका है वो पार्टिकल्स पुनः सॉलिड में बदल जाएगा और वो आके नीचे लेयर में बैठ जाएगा। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आइए बात करते हैं यहां पर डिजोलेशन तो हो गया, सैचुरेटेड की मैं बात कर रहा था कि और भी एक सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट जो है डिजोल्व नहीं हो सकता है, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। और डिजोल्व हो सकता है, कैन बी डिजोल्व्ड, ठीक है, हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये दोनों पढ़ते हैं। कह रहा है कि नो मोर सॉल्यूट, यहां पर आप की पॉइंट पर ध्यान देंगे, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि और आप किसी प्रकार का सॉलिड डिजोल्व एक सॉल्यूशन में नहीं करा सकते हैं, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन, उस प्रकार के सॉल्यूशन को, दिस टाइप सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ये आप समझ लो भाई। तो आप करा सकते हो, कैन बी डिजोल्व्ड, आप करा सकते हो, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी, देखो यहां से समझना, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं, इफेक्ट की बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आइए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसका भाई, तो सॉल्युबिलिटी अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उस पर टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, इस चीज को देखेंगे। तो कह रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिलाते हो तो सॉल्यूशन तैयार होता है, और फिर सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रोल में आने लगते हैं। मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल होता है। इसी स्टेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं, इसमें भी केस 1 है, इंडोथर्मिक को लेकर पहले बात करते हैं, इंडोथर्मिक प्रोसेस। थोड़ा समय देख लूं वीडियो, तो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। आइए देखिए बात करते हैं इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का पहले मैं थोड़ा सा हिंदी आपको बता दूं कि उष्माशोषी होता है। उष्माशोषी मतलब एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर एनर्जी को जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी भी बोलते हैं। इट्स डिनोटेड डेल्टा एच। तो डेल्टा एच जो है यहाँ 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। किस केस में, जब आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उष्मा को जब आप लेते हैं, हीट को जब आप लेते हैं, तो उस स्थिति में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं, इसका सीधा सीधी कनेक्शन इस प्रिंसिपल से है, मैं अभी तुरंत बताऊंगा आपको। तो यदि देखो डेल्टा एच का मान जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से होगा। मतलब कि एंथैल्पी है, एक एनर्जी भी आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर उस स्थिति में, मतलब ये इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए है, ठीक है। इंडोथर्मिक का हिंदी क्या होता है, उष्माशोषी। उष्माशोषी प्रक्रिया, जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ऑलरेडी अवशोषण ये प्रोसेस कर रहा है, और उसमें आप टेम्परेचर दे रहे हैं आप, ठीक है, टेम्परेचर को आप दे रहे हैं। तो टेम्परेचर को यदि आप दे रहे हैं, तो वहां रेट जो होगा, किसका रेट होगा, तो सॉल्युबिलिटी का जो रेट होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यदि देते हैं उस प्रोसेस में, तो रेट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। लेकिन जब वही इक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि उष्माक्षेपी, तो इसमें से एनर्जी मतलब बाहर जाता है। एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है। उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो उस स्थिति में यदि आप इसको टेम्परेचर देते हैं, तो यहां रिएक्शन देखने को मिलता है। आप एक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस प्रोसेस को ही, ये प्रिंसिपल को ही बोला जाता है ली चटेलेरियस। देखो चटेलेरियस
चटेलेरियस प्रिंसिपल भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो यहां कंडीशन क्या होगा, डेल्टा एच जो है वो लेस देन किससे होगा, जीरो, क्योंकि यहां पर एनर्जी जो है वो बाहर निकलता है। एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस स्थिति में यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो इसका रेट जो है, इसका रेट, किसका रेट, तो सॉल्युबिलिटी का जो रेट होगा वो घटेगा। किसके अनुसार, ली चटेलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब आप एक्शन दोगे तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप वो एक्शन में हो सकता है कि कंसंट्रेशन वाला एक्शन आप करें, हो सकता है कि टेम्परेचर वाला करें, हो सकता है प्रेशर वाला करें, या हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स वाला एक्शन करें, तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है ली चटेलेरियस प्रिंसिपल। क्लियर है। ये मोटा मोटी अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम एक लेसन था फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम में ही ये प्रिंसिपल आपको पढ़ना था, लेकिन आप जब एनसीईआरटी देखेंगे यहां पर 12th क्लास सॉल्यूशन में तो वहां पर भी ये हाइलाइटर करके लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं, इन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन वन या मोर वेरिएबल सच एज कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच वे सो एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब कि जब शिफ्ट हो जाता है पहले जैसा और वहां पर आपको चेंज देखने को मिलता है। जैसे यहां आपने टेम्परेचर दिया तो देखने को मिल गया, रेट बढ़ गया भाई, तो यहां टेम्परेचर दिए तो यहां भी देखने को मिला कि रेट घट गया। मतलब कि आपको चेंज देखने को मिलेगा यदि आप किसी प्रकार के चेंज करना चाहते हैं, या कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स। सबके लिए कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो ली चटेलेरियस प्रिंसिपल। क्लियर है। अब आइए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर प्रेशर जो है किस प्रकार का इफेक्ट डालता है। तो मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि जो प्रेशर होता है कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा हुआ भी है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। मतलब कि कोई भी व्यापक जो होता है ये प्रभाव नहीं छोड़ पाता है, कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ पाता है ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर किसी प्रकार का इफेक्ट जो है प्रेशर नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब क्यों नहीं छोड़ता है, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। मतलब आप इसको प्रेशर नहीं दे सकते हैं, इसको आप दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लिक्विड पर भी आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड पर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकॉम्प्रेसिबल होता है, हाईली इनकॉम्प्रेसिबल होता है। क्लियर है। तो मतलब आपने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट है, इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या है भाई, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ जाएगा, लेकिन जब एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो रेट इसका क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है। यदि वीडियो में किसी प्रकार का आपको एरर दिख रहा है तो आप मुझे बताएं, अगले वीडियो में इसे सुधार लिया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए अपने सर्किल में, वो भी घर बैठकर एनसीईआरटी कंटेंट को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 2.3.2 को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।